नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल एक बहुत ही स्पेशल जगह से मैं कर रहा हूं। मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है राजस्थान की राजधानी जयपुर का ये अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। इसके सामने मैं खड़ा हूं और आज हम जाहिर सी बात है बात करने वाले हैं राजस्थान की, उस राजस्थान की जिसकी पहचान ऊंट भी है और राजनीति से ऊंट भी जुड़ता है कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। यह सबके जहन में सवाल है और इसी का जवाब हम लगातार तलाशने की कोशिश भी कर रहे हैं। और जब हम इतिहास की बात करें, इतिहास तो बहुत पुराना है राजस्थान का, लेकिन राजनीतिक इतिहास की मैं बात कर रहा हूं। 30 साल से यहां एक रिवाज है सत्ता बदलने का। हर 5 साल में यहां पर सत्ता बदल जाती है। सत्ता इस बार भी बदलेगी क्या, या दरअसल रिवाज बदल जाएगा। 25 नवंबर को यहां पर ईवीएम के बटन दबाए जाएंगे। अभी 27 दिन है, चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, मुद्दे खंगाले जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं, गारंटी दी जा रही है। लेकिन अभी सबसे बड़ा पेंच, और ये मेरा तीसरा दौरा है राजस्थान का, सबसे बड़ा पेंच, जितने लोगों से मैंने बात की कि अरे भाई जी, भाई साहब, पहले उम्मीदवार की घोषणा तो हो जाए। बीजेपी ने 124 उम्मीदवारों की घोषणा की है, 200 की यह विधानसभा है। कांग्रेस ने 95, आधे से भी कम उम्मीदवार अभी मैदान में उतारे हैं। तो जब मैदान में पूरे उम्मीदवार उतर जाएंगे तब बात क्या समझ में आएगी, या दरअसल उम्मीदवारों से ही नहीं चेहरों की भी लड़ाई होगी। उसमें दिलचस्प बात यह है, कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत चेहरा तो है, लेकिन बीजेपी ने चेहरा नहीं दिया है। वो सामूहिक नेतृत्व की बात कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, पर प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते। वादे इरादे भी जाहिर किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने 7 गारंटी दे दी है, 7। इसमें हिमाचल मॉडल भी है, कर्नाटक मॉडल भी है, थोड़ा छत्तीसगढ़ का भी पुट है, और खास निगाहें आधी आबादी यानी कि महिलाओं पर भी साफ संजोते दिखाई दे रही है। कांग्रेस 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। 10,000 रुपए हर साल महिला के खाते में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा 2 रुपए में गोबर खरीदा जाएगा। 63% राजस्थान कृषि पर आधारित है, उसकी जनसंख्या। स्मार्ट टैबलेट्स और कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स दिए जाएंगे छात्रों को। अंग्रेजी मीडियम में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ साथ ओपीएस, जिसकी गूंज हमने हिमाचल के चुनाव में सुनी थी, वो पुरानी पेंशन योजना लागू करने का भी भरोसा, गारंटी कांग्रेस देती दिखाई दे रही है। यानी कि सरकारी कर्मचारियों को अपनी तरफ, अपने खेमे में लुभाने की कोशिश भी है। बीजेपी कह रही है ये गारंटी वो लोग दे रहे हैं जिनकी वारंटी खत्म हो चुकी है, इनका क्या एतबार किया जाए, ये तो भ्रष्टाचारी हैं। सचिवालय में सोना पाया जाता है, ईडी लगा दी, ईडी खंगाल रही है इनके खिलाफ केसों को। वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे, ईडी की जांच चल रही है। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, ईडी के छापे पड़े हैं। कांग्रेस पलटवार कर रही है कि जितने कुत्ते नहीं बाहर घूमते, उससे ज्यादा ईडी अधिकारी देते हैं। उन्होंने भूपेश बघेल के एक बयान का संज्ञान लेते हुए ये बात कही। मैं अशोक गहलोत की बात कर रहा हूं, पर इन सब में अभी भी क्या एक असमंजस बना हुआ है, और इसी को पाटने के लिए हमने, यानी कि एबीपी न्यूज़ ने और सी वोटर ने एक त्वरित सर्वे भी किया। यह सर्वे हमने 23 अक्टूबर को किया। 2258 लोगों की हमने राय ली। इसमें +- 3 से 5% तक एरर की, चूक की गुंजाइश भी है, आशंका भी है। ये बात भी मैं अंडरलाइन यानी कि चिन्हित करना चाहता हूं। सवाल हमने क्या पूछे हैं जनता से, उनके मन की था लेने के लिए। वो फेहरिस्त, वो सवाल
तो आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन आज का सीधा सवाल, और आज का सीधा सवाल क्या है? राजस्थान रिवाज बदलेगा, या दूसरे तरीके से कहिए, राजस्थान राज बदलेगा या रिवाज? और राजस्थान का रण महिलाएं किसकी पसंद, या महिलाओं को कौन पसंद? आधी आबादी पुरुषों के अनुपात में ज्यादा वोटिंग करती दिखाई दी है। पिछले 20 सालों के ट्रेंड लाइंस को अगर हम स्टडी करें तो ये अहम सवाल, इसका जवाब भी हम खंगालने की कोशिश करेंगे। और जैसा मैं हर इतवार को करता हूं, हर संडे को करता हूं, किसी राजनीतिक दल के किसी भी नुमाइंदे को हमने न्योता नहीं दिया है। आज देश के जाने माने चुनावी विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यशवंत देशमुख सी वोटर के सर्वा, उन्होंने ये सर्वे भी किया है, वो मेरे साथ 7 समंदर पार अमेरिका से जुड़ चुके हैं। संजय कुमार देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक, वो मेरे साथ हैं। इसके अलावा 3 वरिष्ठ पत्रकार, प्रदीप सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, विजय त्रिवेदी, विजय से कम ही लोग पकड़ पाते हैं नब्ज राजस्थान की जिस तरह से वो पकड़ते हैं, और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो विजय, मैं तीसरी दफा आ रहा हूं पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में। अभी सी वोटर एबीपी न्यूज के सर्वे पे तो मैं जाऊंगा, लेकिन एक बात जो सामने आ रही है बड़ी दिलचस्प है। कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा, वो कहता है भाई साहब बना, पहले उम्मीदवार की घोषणा होने दो फिर बताएंगे। ये कुछ अलग होता दिख रहा है क्या राजस्थान में? पूर्व राजस्थान के, तो सवाल तो आपसे पूछना चाहिए कि आप कैसे। आपसे सवाल था जी, तो मुश्किल यह है कि आपसे सवाल पूछना चाहिए, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है, जो आप सवाल कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि वेट कीजिए, उसकी वजह यह है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर अभी तक किसी वोटर ने, किसी मानस ने, आम आदमी ने वहाँ पर कोई मन नहीं बनाया। क्योंकि अशोक गहलोत साहब की सरकार 5 साल चली कानूनी तौर पर, सरकारी तौर पर, कागजों पर, लेकिन 4 साल 3 साल वो सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत ही चलती रही। और भारतीय जनता पार्टी में आज किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी शख्सियत को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं बनाया है, लेकिन 10-10 लीडर्स वहाँ पर ये लड़ाई लड़ते रहे आपस में। तो अभी तय ही नहीं है वहाँ पर वोटर को, इसलिए वोटर जो है वो समझ रहा है कि अपने कैंडिडेट्स को दिया जाए। और राजस्थान में ये खास बात है कि वो कैंडिडेट्स पर बहुत ध्यान देते हैं, अपने उम्मीदवारों को। ऐसा उदाहरण है कि जयपुर में जब पूर्व महाराजा भवानी सिंह खड़े होते हैं कांग्रेस की तरफ से, तब भी वहाँ पर सबसे आम आदमी गिरधारी लाल भार्गव चुनाव जीत जाता है। कुंभाराम आर्य 1952 में तब चुनाव जीत जाते हैं जब जवाहरलाल नेहरू उनका टिकट देने से मना कर देते हैं, और वो टिकट मतलब नॉमिनेशन भर देते हैं और वहाँ मैदान में जाते नहीं हैं और चुनाव जीत जाते हैं। नाथूराम मिर्धा उदाहरण है, जब इंदिरा गांधी पूरे उत्तर भारत में साफ हो जाती हैं 77 में, तब नागौर में नाथूराम मिर्धा चुनाव जीत जाते हैं। तो व्यक्ति की शख्सियत, वहाँ पर व्यक्ति का कद, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए लोग बार बार कहते हैं कि उम्मीदवार होने चाहिए। आपने कल देखा होगा कि कुछ कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, जयपुर में ही शामिल हुए हैं। जयपुर की मेयर रही हैं ज्योति खंडेलवाल, जो कांग्रेस की बड़ी ताकतवर नेता होती थी, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। एक और सुरेश शर्मा साहब, वो भी बड़े नेता हैं, ब्राह्मण समाज के, वहाँ पर अपना चलाते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो उम्मीदवारों का चयन करना एक बड़ा काम है, और उम्मीदवारों को लेकर इसीलिए ये लेट हो रहा है। आप सोचिए कि कांग्रेस ने भी करीब करीब 100 लोगों की लिस्ट अभी नहीं दी है, बीजेपी की भी 2/3 लिस्ट हुई है, बाकी अभी बची हुई है। तो जब तक उम्मीदवारों का चयन नहीं हो जाए, क्योंकि दोनों पार्टियों को लेकर कोई एक लहर नहीं बन रही है, कोई हवा नहीं बन रही है कि नहीं हमें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, क्योंकि वहाँ पर कोई फेस नहीं है। वसुंधरा जी का फेस क्या, दिया कुमारी बनेंगी, राज्यवर्धन बनेंगे, गजेंद्र सिंह बनेंगे, अर्जुन राम मेघवाल बनेंगे, अभी तय नहीं है पार्टी में।
सतीश पूनिया बनेंगे। और कांग्रेस में कौन फेस होगा? अशोक गहलोत साहब आ जाएंगे जी, अशोक गहलोत साहब फेस होंगे या सचिन पायलट को जिम्मेदारी मिलेगी। तो इसलिए वोटर अभी थोड़ा सा इंतजार कर रहा है। मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते तक ये बहुत साफ हो जाएगा कि राज बदलेगा। तो खैर हम करेंगे, हमें बहुत इत्मीनान है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं विजय। पर ये उम्मीदवारों के चयन के अलावा एक और खास बात ये राजस्थान स्पेसिफिक ज़्यादा है क्या, वो ये कि राजस्थान में, पूरे राजस्थान में जो कुछ मुद्दों की गूंज है ऐसा नहीं होता, इलाकों का भी फर्क होता है। 2018 में मेवाड़ में बीजेपी बहुत अच्छा करती है, हाड़ौती में वहाँ होकर आया, बारां और झालावाड़ और कोटा जी, बूंदी, वहाँ पर भी बीजेपी ने अच्छा किया। ढूंढार में कांग्रेस ने पटखनी दे दी, शेखावटी में बराबर की टक्कर होती है, मारवाड़ में कांग्रेस आगे निकल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि समूचे राज्य में आप एक ही तरह की हवा, एक ही तरह के मुद्दे, एक ही तरह का वोटिंग पैटर्न देखते हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो 6 इलाके हैं राजस्थान के, 6 इलाकों का अपना मूड मिजाज है। मेवाड़ का जैसे आपने जिक्र किया, मेवाड़ जो है उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ का जो इलाका है वो आदिवासी इलाका है। एक ज़माने तक, मतलब 50 साल तक कांग्रेस का राज वहाँ पर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस पूरी हवा को बदल दिया और आदिवासियों पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का भरोसा हो गया। तो अब मेवाड़ जो है भारतीय जनता पार्टी के पास। आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से MP हैं, और अभी जो उनकी CM फेस अनऑफिशियल जैसी हैं दिया कुमारी, वो भी राजसमंद से हैं। तो मेवाड़ ऐसा फेस है। मारवाड़ जो है राजस्थान की राजनीति को हमेशा ही कंट्रोल करता रहा। अशोक गहलोत साहब 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं जोधपुर से, और वहीं से परसराम मदेरणा होते थे, वहीं से नाथूराम मिर्धा होते थे, जिनकी बेटी अभी ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी में आई है नागौर से। तो वो है। ढूंढाड़ का इलाका हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए, जयपुर को छोड़ दें तो कमज़ोर रहा है। जयपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, बाकी ढूंढाड़ का यानी ईस्टर्न राजस्थान का जो इलाका है, भरतपुर है, अलवर है, दौसा है, ये कांग्रेस का इलाका है। और शेखावटी में बराबर सा हमेशा से ही चलता रहता। हर इलाके का एक अपना मूड मिजाज है, अलग तरीके की सोच समझ है। वो पूरे राजस्थान को लेकर उस तरह से नहीं चलता है, और वहाँ के अलग अलग नेता भी हैं। और इसीलिए राजस्थान का जो ये चुनाव है वो बड़ा रोमांचक भी हो जाता है, और इसलिए आपको परेशान भी किया यशवंत, दरअसल परेशान किया, बड़ी देरी से आपको सवाल दिए, और आपकी टीम को दिन दोनी रात चौगनी मेहनत भी करनी पड़ी। पहला सवाल जो हमने पूछा, राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, और इसमें बेरोजगारी की गूंज हमें सुनाई दी। तो यूथ फैक्टर, M फैक्टर यानी कि महिला फैक्टर पर तो मैं आऊँगा। 34% बेरोजगारी, किसानी और किसानों के मुद्दे 17%, बिजली सड़क पानी 14%, भ्रष्टाचार 13%। मुद्दे भी कुछ कहानी कह रहे हैं क्या यशवंत? बिल्कुल। इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा संदीप की, सामान्यतः बेरोजगारी एक मुद्दा बड़ा बनता है, लेकिन क्या वो इलेक्शन का मुद्दा बन पाता है, ये इसमें मुझे हमेशा से संदेह रहा है। अनलेस कि एक बार, जैसे बिहार में आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने नौकरी देने का वादा किया था, और उसके बाद में एकदम से अंतिम 15 दिनों में हमारे ट्रैकर में उनके नंबर बहुत तेजी से बढ़े थे युवाओं के कारण। तो ये मुद्दा बेरोजगारी का क्या इलेक्टोरल मुद्दा बन पाएगा, ये मेरे लिए थोड़ा सा अभी सोचने का विषय जरूर है। एक मुद्दा जो कि मेरे लिए इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में किसी और स्टेट में भ्रष्टाचार कोई मुद्दे के तौर पर बहुत बड़ा, आपको याद होगा कर्नाटक का जो चुनाव हुआ था संदीप, वहां 40% कमीशन की सरकार के ऊपर बहुत हल्ला मचाया था, बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था। लेकिन जनता से पूछते समय कोई ऐसा नहीं था कि 40% लोगों ने बोला हो कि वो बहुत बड़ा मुद्दा है उनके लिए। मुश्किल से करीब 15 से 20% ट्रैकर में वहां पे मुद्दा आ रहा था। और राजस्थान के चुनाव में भ्रष्टाचार कोई अभी तक मुद्दा बनाया गया हो ऐसा लग नहीं रहा है। फिर भी करीबन 13-14% लोग अगर वो नाम ले रहे हैं, तो एक ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि लोकल गवर्नेंस में, हालांकि मुख्यमंत्री काफी अभी भी पॉपुलर है, मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई व्यक्ति नहीं। आपने भ्रष्टाचार की बात की यशवंत, ये 23 अक्टूबर का सर्वे है जो हमने सर्वे किया है। 23 अक्टूबर के बाद ईडी के छापों की एक झड़ी भी लगी है। इसे राजनीतिक विद्वेष मानेंगे राजस्थान वासी या भ्रष्टाचार पर वार प्रहार मानेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, हम ये सवाल अब पूछेंगे जरूर, क्योंकि हमें ये देखना जरूरी है।
हाल फिलहाल में हमने जितने भी सर्वे किए हैं संदीप, उसमें ईडी के छापों को सामान्य रूप से लोगों ने राजनीतिक विद्वेष की कार्रवाई माना है। यहां तक कि भाजपा के समर्थकों ने भी उसे पॉलिटिकल कार्रवाई ज्यादा माना है कि ये पॉलिटिकल कार्रवाई है बजाय इसके कि वो। लेकिन उसके बाद में भी चुनावी मौसम है, चुनावी दंगल है। अगर कुछ जनता का एक हिस्सा कहेगा कि भ्रष्टाचार इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उन लोगों को, जनता के उस सेगमेंट को ये कार्रवाई शायद लुभाएगी भी। अगला सवाल जो हमने पूछा दिलचस्प है और इसके जो जवाब मिले हैं वो और दिलचस्प हैं। राजस्थान की मौजूदा सरकार के प्रदर्शन को कैसा आंकते हैं? भाई, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं? ये सवाल हमने सालों पूछा है, दशकों पूछा है। पिछले कुछ सालों में पर यह बदल गया है। प्रो इनकम्बेंसी की बात ज्यादा होती दिखाई देती है, कंटिन्यूटी दिखती है सरकारों में। तो यहां पर अच्छा कहने वाले 42%, औसत कहने वाले 17%, खराब कहने वाले 41%। तो औसत और अच्छा का मिला दें 59% दरअसल एंटी इनकम्बेंसी को खारिज कर रहे हैं राजस्थान में। आप कैसे पढ़ते हैं इस आंकड़े को संजय? संदीप, 17% का आंकड़ा, ये आपका कहना सही है, क्योंकि मैं भी मानता हूं कि पिछले 10 सालों में खासतौर पर भारत का चुनावी इतिहास वो प्रो इनकम्बेंट सेंटिमेंट के ऊपर ज्यादा आधारित है, एंटी इनकम्बेंसी के बजाय। लेकिन ये जो औसत वाला आंकड़ा है, ये दरअसल ये बड़ा डाइसी आंकड़ा होता है। अक्सर इसको पढ़ने में थोड़ा सा हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जिन जगहों पे लोग अगर स्थानीय एमएलए से बहुत नाराज होते हैं, तो कई बार सत्ता में मुख्यमंत्री या सरकार से नाराजगी नहीं होने के बावजूद भी एक एंटी इनकम्बेंट वर्डिक्ट निकल जाता है। यशवंत, ये आपकी आवाज है, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। दरअसल ये सवाल मैंने संजय कुमार से पूछा था। संजय, अगर आप जवाब दें, आप अपना आकलन दें तो। नहीं संदीप, ये आंकड़े बहुत साफ बता रहे हैं कि राजस्थान का चुनावी दंगल जो है वो बहुत एक तरह से इक्वली पॉइज्ड लगता है। अगर आप देखें सरकार के कामकाज पर बटा हुआ, बिल्कुल लोगों के विचार जो है वो बिल्कुल बटे हुए हैं। 42% कहते हैं उनको सरकार का काम अच्छा लगता है और 41% कहते हैं खराब लगता है। बिल्कुल सरकार के बारे में ओपिनियन दो भाग में बटा है। यशवंत जैसा कह रहे थे, ये जो बीच में 17-18% लोग हैं जो कहते हैं हाँ थोड़ा अच्छा या थोड़ा खराब, इनके बारे में अमूमन तो हम यही कहेंगे आधे आधे बांट देने चाहिए। तो बिल्कुल साफ दिखाते हैं ये आंकड़े कि राजस्थान का चुनाव इस वक्त ऐसा लगता है काफी कड़ा मुकाबला है, दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर हो रही है। कांटे की टक्कर, और इसी में अब तीसरा सवाल जोड़ूंगा तो और रोचक हो जाएगी ये चर्चा। संजय, सवाल हमने पूछा था मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत के प्रदर्शन को कैसा मानते हैं, और इसमें 43% अच्छा, 21% औसत, आंकड़ा हो जाता है 64%, खराब कहने वाले 36, और जो आपने पिछले सवाल का विश्लेषण किया, अच्छा कहने वाले 43, खराब कहने वाले 36। तो इससे अशोक गहलोत की बाँछें खिलनी चाहिए या माथे पर चिंता की लकीरें और गहरा जाएंगी? नहीं, चिंता की लकीरें गहराने वाली तो कोई भी बात नहीं है। बाँछें खिलनी नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप आंकड़ों को जोड़कर देख रहे हैं, अच्छा और औसत को जोड़ रहे हैं, मैं उसको नहीं जोड़ूंगा। लेकिन आप देखें टिल्ट किस तरफ है, बहुत साफ है। 43% लोग कहते हैं अच्छा है और 36% लोग कहते हैं खराब, और 21% ऐसे हैं जो औसत कहते हैं बस ठीक ठाक है, अच्छा भी है बुरा भी है। तो साफ साफ ये दिखाई पड़ता है, ये आंकड़े उसी चीज की, उसी हकीकत को बयां कर रहे हैं जिसकी गूंज राजस्थान में दिखाई पड़ रही, सुनाई पड़ रही है, जिसकी लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई सरकार की पॉपुलैरिटी से भी कहीं ज्यादा चीफ मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी है। तो बहुत साफ दिख रहा है। अगर सरकार के कामकाज के बारे में बात करते हैं तो आधे आधे बटे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पर अगर सवाल पूछा जाता है, मुख्यमंत्री के काम को आप कैसे आंकते हैं, तो पॉजिटिव ज्यादा है। तो वही मैं बात दोहरा रहा हूं संदीप, जिस चीज की वहां चर्चा हो रही है, जिस चीज की आहट दिल्ली में मिल रही है, आंकड़े उसी को बयां कर रहे हैं।
आंकड़े उसी को बयां कर रहे हैं। प्रदीप जी, आप किस तरह से देखेंगे ये दूसरा और तीसरा सवाल? सरकार के कामकाज पर लगभग लोग बटे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के कामकाज को लेकर संतुष्टों की काफ़ी अच्छी तादाद है खराब बताने वालों के मुकाबले, और कांग्रेस सीधे अशोक गहलोत के चेहरे पर यह चुनाव लड़ रही है, बीजेपी दूसरी तरफ सामूहिक नेतृत्व की ताल ठोक रही है। देखिए संदीप जी, आज से 5 साल पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में एक नारा लगा, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर, और नारा खूब चला। इस समय सोशल मीडिया पर एक नया नारा चला कि गहलोत तुझसे बैर नहीं और एमएलए तेरी खैर नहीं। ये एक संकेत है कांग्रेस की सरकार के बारे में और पार्टी के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। और ये हम लोग जब से चर्चा कर रहे हैं राजस्थान पर, सभी लोगों ने कमोबेश बार बार कहा है कि अशोक गहलोत से नाराजगी उतनी नहीं है जितनी विधायकों से। सरकार की एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी विधायकों की है। और जो विजय जी बात कह रहे थे कि राजस्थान में व्यक्ति का महत्व बहुत ज्यादा होता है, लोग उम्मीदवारों को बहुत खास निगाह से देखते हैं, उन पर खास ध्यान होता है। तो अगर ये चुनाव भी इसी ट्रेंड पर जाता है तो जाहिर है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं, जितने विधायकों को जितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस रिपीट करेगी, उसके लिए खतरा उतना ज्यादा हो जाएगा। और जो रिवाज है हर 5 साल नहीं, आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को फ्लैग किया है प्रदीप सिंह कि गहलोत तुझसे बैर नहीं लेकिन एमएलए तेरी खैर नहीं। और बहुत से जानकारों का ये मानना था कि अशोक गहलोत तो एंटी इनकम्बेंसी को बीट कर रहे हैं, अगर वो अच्छी खासी तादाद में सिटिंग एमएलएज की टिकट काट देते हैं तो उनके लिए ये लड़ाई और कड़ी वो टक्कर बीजेपी को देते दिखाई दे सकते हैं, रिवाज बदल सकते हैं। पर जो अर्ली ट्रेंड्स हैं, 95 ही उम्मीदवारों की घोषणा की है, पर वही पुराने चेहरे फिर से उतारे जा रहे हैं। तो ये दरअसल दो धारी एक तलवार पर खुद चलते दिखाई दे रहे हैं, अपने सर पर खुद ही लटका दी है अशोक गहलोत ने। बिल्कुल, देखिए उनकी एक राजनीतिक मजबूरी है सचिन पायलट से उनकी लड़ाई। अगर सचिन पायलट से उनकी लड़ाई ना होती तो राजस्थान में कांग्रेस की तस्वीर आज अलग होती। दोनों अगर साथ होते, मिलकर चुनाव लड़ रहे होते, मिलकर 5 साल सरकार चलाई होती तो स्थिति शायद दूसरी होती। उनके लिए समस्या ये है कि जिन लोगों ने उनकी सरकार गिरने से बचाया, जिन लोगों ने मतलब जिन विधायकों ने, उनका टिकट कैसे काट, उनका टिकट काट दे तो फिर लॉयल्टी का सवाल कहाँ रह जाए। फिर कोई किसी चीफ मिनिस्टर के लिए, नेता के लिए वफादार क्यों होगा कि अगर साथ देने के बावजूद टिकट कट जाता है, अगर मुख्यमंत्री अपने समर्थकों का टिकट भी नहीं बचा पाते हैं तो फिर किस बात के नेता। तो अशोक गहलोत के लिए मुश्किल ये है कि एंटी इनकम्बेंसी विधायकों की है, वो जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना जिसको कि जो है वो एक तरह से आवश्यक बुराई की तरह उनको स्वीकार करना है। वो उन विधायकों की बगावत को इस समय झेलने की स्थिति में नहीं है, और यही बात उनकी स्थिति को कमजोर करती है। और हम देखते हैं कि जब भी कांग्रेस हारती है बड़े मार्जिन से हारती है, जीतती है तो थोड़े मार्जिन से। बीजेपी के साथ ठीक उल्टा है, जीतती है तो बहुत बड़े मार्जिन से जीतती है और हारती है तो कम मार्जिन से हारती है। तो राजस्थान में जो आपने बात शुरू में कही कि अभी टिकट का बंटवारा पूरा होने के बाद स्थिति ज्यादा साफ होगी, विधायकों की या जो उम्मीदवार हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी। इसमें एक और हमने सवाल पूछा है और अब है, आप इस सवाल पर ऐतराज भी पहले दर्ज करा चुके हैं, पर हमने सवाल पूछा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को कैसा आंकते हैं राजस्थान की जनता से? अच्छा आंकने वाले 61%, औसत 10%, 71% हो जाता है, खराब कहने वाले 29%। तो अच्छे और खराब में आधे से भी या दुगने से भी ज़्यादा का दरअसल अंतर है। और ये सवाल हमने इसलिए पूछा है क्योंकि बहुत से लोग विधानसभा लोकसभा को भी जोड़कर देखते हैं, और नज़दीकी जो है राजस्थान विधानसभा चुनाव की 24 के लोकसभा चुनाव से, क्या ये आंकड़ा भी कुछ कहानी बयां कर रहा है राजस्थान की? अब है
नहीं, ये आंकड़ा अगर कोई कहानी बयान करता है तो वो लोकसभा चुनाव में जो संभावित है उसके बारे में बताता है। ये आंकड़ा विधानसभा चुनाव के बारे में कोई जानकारी देता है ठोस, या उसके बारे में कोई सुराग देता है, इस पर मुझे शक है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बारे में ये आंकड़ा ठीक लगता है। और ये कहानी दूसरे प्रांतों की भी इसी तरह की है। वहाँ मोदी जी की जो रेटिंग है वो काफी हाई है। अब अगर इसके साथ अगर ये भी जुड़ जाता कि भाई जो राजस्थान के सांसद हैं, इस तरीके से सांसदों के खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी है, जिस तरह विधानसभा के मामले में कहा जा रहा है ना कि मुख्यमंत्री तो लोकप्रिय है, उनके खिलाफ कैसी खास नाराजगी नहीं है, लेकिन स्थानीय विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो अगर मोदी की रेटिंग पूछी जाती है लोकप्रियता की, तो यह भी पूछा जाना चाहिए साथ में कि सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है या लोग सांसदों से खुश हैं। तब तो लोग, राजस्थान की जनता लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोचती है या क्या सोच सकती है, वो थोड़ा सा हम लोगों के सामने स्पष्ट होकर आएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मोदी जी की लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कुछ जनता में कुछ होता है तो उसको थोड़ा ऑफसेट करती है। लेकिन उस सूरत में जबकि भाजपा की वहां पर सरकार हो, यानी भाजपा एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही हो, तब मोदी जी की लोकप्रियता भाजपा को थोड़ा सा फायदा पहुंचाती है, वहां पे इसमें कोई शक नहीं। तो बीजेपी की तरफ से आपका आकलन क्या है? अब है बीजेपी की तरफ से चेहरा ना देना, सामूहिक नेतृत्व, ओवरऑल बड़ी पिक्चर में बड़ा चेहरा वो प्रधानमंत्री मोदी का ही सामने पेश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस अशोक गहलोत जिनकी अप्रूवल रेटिंग्स अच्छी खासी दिख रही हैं, इसमें कौन भारी पड़ता दिखेगा, चेहरा या सामूहिक नेतृत्व एडेड बाय नरेंद्र मोदी? मेरा विचार है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर किसी चेहरे को पेश किया होता, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया होती या और कोई चेहरा होता, और फिर मोदी जी उस चेहरे के पीछे खड़े होते, उसकी पीठ थपथपाते, तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में और बेहतर कर सकती थी। अब वहां पे जो स्थानीय परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से आला कमान ने सोचा कि भाई वसुंधरा राजे को चेहरा बनाने पे हमारा नुकसान कितना होगा, न बनाने पे कितना नुकसान होगा। शायद ये सोचा गया कि न बनाने पर नुकसान कम होगा और बनाने पर नुकसान ज्यादा होगा। गुटबाजी को उन्होंने ख्याल में रखा होगा वहां की, तो इस लिहाज से उन्होंने चेहरा नहीं दिया। दूसरे, मोदी जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मोदी जी को वसुंधरा राजे के समांतर कोई नेतृत्व वहां विकसित करना होता तो 5 साल उनके पास थे। ये तो 2018 में चुनाव हार गई थी, सत्ता से बाहर हो गई थी, तो 5 साल में ये वहां पर नेतृत्व विकसित कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कभी भी ये दिखाई नहीं पड़ा कि वो किसी एक व्यक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं या उसको मंच पे ला रहे हैं ये दिखाने के लिए कि ये वसुंधरा राजे के अलावा ये नेतृत्व करेगा। अब दिया कुमारी जी का नाम आ रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन वो तो बहुत अहम मौके की बात है, तो वो कोई इस वक्त नेता नहीं बनाई जा सकती। अभी तो पूरी कहानी मोदी जी से शुरू हो रही है और मोदी जी पे ही सारी कहानी खत्म हो रही है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर नेता बनाती या किसी को नेता ठीक है, हमने मुद्दे तो जनता से पूछे जिसमें बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, भ्रष्टाचार का मुद्दा भी है, लेकिन यशवंत, जो ये 7 गारंटी लेकर कांग्रेस अब सामने आई है, 500 रुपए का सिलेंडर, 10,000 रुपए महिलाओं को देना, ये महिला स्पेसिफिक हो गई, युवाओं को जो लैपटॉप्स हैं, स्मार्ट टैब्स हैं वो देना, अंग्रेजी माध्यम में फ्री एजुकेशन देने की जो बात है, 2 रुपए में गोबर खरीदी की बात, प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को 15 लाख रुपए का बीमा और पुरानी पेंशन योजना। और इसमें कुछ पुट हिमाचल का है, कुछ कर्नाटक का है, कुछ पुट छत्तीसगढ़ का है। मुद्दे और घोषणा पत्र सब सामने रखते हैं, पर इनकी अहमियत और ये 7 गारंटी क्या कुछ डिविडेंड भी देती दिखेंगी? इनकी कुछ गूंज आप महसूस, लगता है कि महसूस कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल है, उसकी गूंज भी है, उसकी झलक भी है। क्योंकि देखिए, जितनी दुर्गति राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी झगड़े में थी 4.5 साल, उस झगड़े के बाद में भी अगर वो रेस में दिख रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से अभी इस तरीके से, तो संदीप, निसंदेह उसमें कहीं ना कहीं लाभार्थी योजनाओं का एक योगदान है। मुख्यमंत्री की अपनी इमेज का योगदान है, लाभार्थी योजनाओं का भी योगदान है। अब इसमें एक फैक्टर ये भी काम करेगा संदीप, कहीं ना कहीं, कि अल्टरनेटिवली बीजेपी क्या क्या चुनावी वायदे करती है, क्या देने का भरोसा देती है, क्या नई चीजें और निकाल के लाती है। इसकी लड़ाई अपनी जगह पे है, लेकिन आंकड़ों में बहुत साफ दिख रहा है। जो अभी हम लोग का अगला ओपिनियन पोल 4 तारीख को आने वाला है बड़ा, उसमें भी हमको पता लगेगा
लेकिन अभी तक जितने आंकड़े मुझे दिख रहे हैं उसमें जितनी योजनाएं राजस्थान सरकार की या मुख्यमंत्री गहलोत की रही है उनका असर डेफिनेटली है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इसमें मैं और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाऊं, माइक्रो हो जाऊं, आधी आबादी की एम फैक्टर यानी कि महिला फैक्टर की बात करूं, 500 रुपये का सिलेंडर, 10,000 रुपये उनको दिया जाना, और गोबर की बात भी जोड़ दूं क्योंकि कृषि जो आधारित जनसंख्या है 63%, उसमें भी बड़ा पुट महिलाओं का है। इसे आप कैसे देखते हैं, जबकि पिछले 9 सालों में हमने देखा है महिलाओं में एक खासी ट्रैक्शन प्रधानमंत्री मोदी की भी है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, खासतौर पे ये याद रखते हुए संदीप की राजस्थान में भाजपा का जो बड़ा चेहरा रहा वो महिलाओं का भी ट्रैक्शन खींचता रहा है। वसुंधरा राजे का चेहरा, अच्छी खासी लोकप्रियता उनकी रही है महिलाओं के बीच में, और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता निस्संदेह महिलाओं के बीच में पिछले 10 साल से एक बहुत बड़ा फैक्टर रही है बीजेपी को जीत दिलाने में। लेकिन केवल ये फैक्टर इतना कि ये राजस्थान में असेंबली इलेक्शन में इधर या उधर कर देंगी, महिला मतदाता अपने वोट को आजकल प्योरली और प्योरली गवर्नेंस के मुद्दे पे वोट डालने के लिए आती हैं, और उनकी नाराजगी दरअसल जब हम इसको देखते हैं, आपने अभी बात की थी एमएलए के लेवल की और मुख्यमंत्री के लेवल की, तो आपको एक आंकड़ा हम बता दें कि पुरुषों से ज्यादा अप्रूवल रेटिंग महिलाओं के बीच में है मुख्यमंत्री की, लेकिन पुरुषों से ज्यादा नाराजगी महिलाओं में है सिटिंग एमएलए को लेकर के। ये दोनों ही चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हैं और इसका अपना इम्पैक्ट तो महिलाओं में गहलोत की अच्छी खासी ट्रैक्शन है, एमएलए की नहीं। ऐसे में प्रदीप सिंह महिला आरक्षण बिल गाजे बाजे के साथ कानून बना देना, वो लागू कब होगा वो तारीख तो तय होनी बाकी है, पर उसको एक बड़ा मुद्दा, बड़ी उपलब्धि के तौर पर केंद्र सरकार दिखाते हुए, पर वसुंधरा को मुख्यमंत्री का चेहरा ना बनाना ये नुकसान भी पहुंचा सकता है क्या? मैं सिर्फ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी की चुनावी रणनीति पर सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, देखिए, मतलब अगर वसुंधरा राजे को चेहरा बनाने से नुकसान हो रहा है तो फिर 2018 में तो नुकसान नहीं होना चाहिए था। वो मुख्यमंत्री भी थी और चेहरा भी थी, तो इसलिए 2018 में आजमाने के बाद बीजेपी को लगा कि उनको चेहरा बनाकर उतरने पर नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा, इसलिए उनको साइडलाइन नहीं किया गया, उनको टिकट डिनाई नहीं किया गया, उनको चुनाव मैदान से बाहर नहीं किया गया। ये उनके समर्थकों में ये उम्मीद जगाए रखी गई है कि हो सकता है चुनाव बाद उनको फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन उनको बना दिया जाएगा इसकी ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई। तो इसलिए बीजेपी जो है वो सेफ के लिए रिस्क लेने की बजाय प्रोजेक्ट करके या पूरी तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया को काट कर जो है वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। दूसरा, जो यशवंत ने बात कही बिल्कुल ठीक है, पिछले 20 साल से आप देखिए कि राजस्थान में बीजेपी का मुख्य चेहरा महिला ही रही है, यानी वसुंधरा राजे सिंधिया रही है। 2003 में जब वो चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनी तब से प्रधानमंत्री का अपना ट्रैक्शन है, लेकिन प्रधानमंत्री की जब बात करते हैं, मैं अभय जी की बात से सहमत हूँ, लोकसभा में उसका असर ज्यादा होता है। और ये जो फ्रीबीज है, इसमें जो विपक्ष की पार्टी है वो जो वादे करती है उसकी अपेक्षाकृत उसका ट्रैक्शन ज्यादा होता है सत्तारूढ़ दल की बजाय। हमने कर्नाटक में देखा बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया, आरक्षण से लेके तमाम तरह की घोषणाएं की। लोगों को ये भरोसा नहीं होता कि आप 5 साल सत्ता में रहे, आपने नहीं किया, अब आखिरी समय पर आप वादा कर रहे हैं कि फिर आए तो करेंगे, तो उसकी विश्वसनीयता थोड़ी कम होती है। और तो मतलब गारंटी पर कितना भरोसा होगा? गारंटी की गारंटी क्या है जिनकी वारंटी नहीं संजय? या कड़वी हकीकत ये भी है भारतीय चुनावी राजनीति की, भारतीय वोटर के मानस की, कि ये दिल मांगे मोर, 500 रुपये में सिलेंडर किसे बुरा लगता है, 10,000 रुपये आते हुए किसे अच्छे नहीं लगते। बीजेपी ने एक लाभार्थी जाति क्रिएट की थी, अब वो कहते रहे रेवड़ी मत बांटिए, सेवा मेवा का खेल हम बहुत चर्चाएं कर चुके हैं, पर अब लाभार्थी जाति विपक्ष और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो अशोक गहलोत खड़ा कर रहे हैं,
ये पॉलिटिकल डिविडेंड्स देता दिखेगा क्या? संदीप, सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, तमाम राज्यों की सरकारों को देखें, जिस भी पार्टी ने इस तरह के स्कीम्स लॉन्च किए, आप देखेंगे जब अगला चुनाव हुआ उस राज्य में, भले ही वो पार्टी हार गई हो सकता है चुनाव हार जाए, लेकिन लाभार्थी जिनको उस स्कीम का फायदा मिला, उनके वोट का झुकाव उस रूलिंग पार्टी की तरफ ज्यादा दिखा। हम ये नहीं कह सकते कि जिनको फायदा मिला वो सारे के सारे लोग रूलिंग पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन बहुत सीधा सीधा संबंध दिखाई पड़ता है। जिन लोगों को स्कीम्स का फायदा मिला उनके वोट का झुकाव ज्यादा रूलिंग पार्टी की तरफ, और जिनको स्कीम्स का फायदा नहीं मिला उनका झुकाव रूलिंग पार्टी के खिलाफ थोड़ा ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो बहुत साफ है, इसी के लिए तमाम पार्टियां, चाहे वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में हो, तेलंगाना में बीआरएस की सरकार हो, और ऐसे तमाम सरकारों का जिक्र कर सकते हैं। तमाम सरकारें इस तरह के स्कीम्स लेके आ रही है और तमाम सरकार लाभार्थी वर्ग क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। विजय, महिलाओं के मानस को आप समझते हैं, राजस्थान में जो महिलाएं हैं, महिला फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर, ये तो बिल्कुल एक बेवकूफ़ाना सा सवाल लगेगा, पर महिला फैक्टर आज की तारीख में राजस्थान की राजनीति में क्या दरअसल दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों की सांसें अटका रही हैं? क्या ये कहना गलत होगा? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इस बात को ठीक समझ रहे हैं। महिला फैक्टर ही मेरे ख्याल से इस बार का चुनाव को ज़्यादा तय कर सकता है, दिशा दे सकता है जिस तरह से हुआ। और इसीलिए अशोक गहलोत साहब ने जो पिछले दिनों गारंटी दी, योजनाएं दी, फ्री बीज जिसका जिक्र किया आपने, उसका जिक्र नहीं किया कि महिलाओं को स्मार्टफोन भी अभी हाल ही में अशोक गहलोत साहब ने बांटे हैं। 500 का सिलेंडर वाला भी काम है, गोबर वाला भी काम है, तो वो सारा फोकस उनका वहाँ पर है। भारतीय जनता पार्टी भी हमेशा महिलाओं पर फोकस करती रही है, लेकिन इस बार वसुंधरा जी का जो एक फैक्टर है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो प्रदीप जी ने बात की वो ठीक है, 2018 में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी वहाँ से, और उसके साथ साथ मैं बताऊँ, ये कहना यहाँ पर बैठकर कि ठीक है सेंट्रल लीडरशिप और वसुंधरा जी की कभी नहीं बनी, लेकिन मैं फिर इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि पार्टी ने कहा, स्टेट की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने कहा कि पिछले 5 साल में वसुंधरा जी पार्टी के किसी कार्यक्रम में कोई एक्टिव तरह से नहीं थी, इसलिए वहाँ की जो लीडरशिप है वो भी वसुंधरा जी के पक्ष में नहीं थी। आप सेंट्रल लीडरशिप को भले ही जो आरोप लगाना चाहे लगा लें, लेकिन राजस्थान की लीडरशिप भी वसुंधरा जी के पक्ष में खड़ी नहीं दिखाई दी है। इसलिए सेंट्रल लीडरशिप ने ये हिम्मत की कि वो वसुंधरा जी के खिलाफ जा सके या उनको साइडलाइन कर सके, ये एक बड़ी बात है। तो वो एक बड़ा मसला था। और जो आपने देखा है कि ये बड़ी बात है। एक आखिरी सवाल और हमने पूछा था, और इस सवाल पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे सभी एक्सपर्ट्स और वरिष्ठ पत्रकार जो पैनल पर हैं, अलग अलग राय होने वाली है। सवाल बड़ा दिलचस्प है, जवाब भी। आप किसी भी पार्टी का समर्थन या वोट करते हैं, ये दोनों तरफ के खेमों से सवाल पूछा, लेकिन आपको क्या लगता है राजस्थान में कौन जीतेगा? 48% बीजेपी कह रहे हैं, कांग्रेस को कहने वाले 42%। ये तब जबकि अप्रूवल रेटिंग्स अशोक गहलोत की बहुत अच्छी, नाराजगी विधायकों के खिलाफ है, सरकार की अप्रूवल रेटिंग्स भी डिसअप्रूवल से ज्यादा हैं। बीजेपी चेहरा नहीं लेकर आ रही है, पर ये 23 अक्टूबर का है, बिना पूरी उम्मीदवारों की लिस्ट के। इस आंकड़े को आप कैसे देखते हैं? यहां पर बीजेपी वुड सीम टू बी ब्रीदिंग इजी। मुझसे पूछ रहे हैं? देखिए संदीप, ये मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक है। और जो बात पहले चर्चा हुई कि यदि वो 70 एमएलए जिनके खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, जिस पर पार्टी की भी राय थी, खरगे साहब की भी राय थी, अशोक गहलोत साहब की भी राय थी, यदि उनको चेहरों को बदल दिया जाता तो ये शायद फिगर बदल सकता था। लेकिन अशोक गहलोत साहब ये हिम्मत नहीं कर सके कि अपने लोगों के टिकट काट सके। और अभी 105 की घोषणा होनी है। विजय, दरअसल ये सवाल मैंने अभय दुबे से पूछा था। अभय दुबे, आप इस पर जवाब दे। तो देखिए, मेरा मानना यह है कि लाभार्थियों के लिए जो योजनाएं घोषित की जाती हैं और गवर्नेंस, ये दोनों एक चीज नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज है। गवर्नेंस जो नॉर्मल रोजमर्रा की जो गवर्नेंस है,
जिसको सुशासन कहते हैं, वो एक अलग चीज है। सुशासन सरकार की बहुत अच्छी छवि बनाता है। और स्त्रियों की जो चर्चा हो रही है उसमें स्त्रियां इस बात पे बहुत ध्यान देती हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है, बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हैं, सड़कें हैं, और सरकारी कर्मचारियों का क्या व्यवहार है। प्रश्न ये है कि क्या गहलोत की सरकार डिलीवरी कर पाई? डिलीवरी में और ये जो लाभार्थियों के लिए योजनाएं घोषित की जाती हैं आर्थिक रियायतों वाली, ये दो अलग अलग बातें हैं। जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हम सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। गहलोत सरकार का भविष्य इस बात पर ज्यादा निर्भर करेगा कि उसने डिलीवरी कैसी की, और वो डिलीवरी अगर उसकी ठीक नहीं होगी तो निश्चित रूप से उनको बहुत नुकसान होने वाला है। मतलब वादे, इरादे, घोषणाएं जो की गई, जमीन पर कितनी उतारी गई हैं, उससे भी हार और जीत का फैसला होने वाला है। राजस्थान का राज बदलेगा या रिवाज, इसी की था ले रहे हैं। आखिरी सवाल जो पूछा था, आपको क्या लगता है राजस्थान में कौन जीतेगा? 48% कह रहे हैं बीजेपी, 42% कांग्रेस। अब ऐसे में यशवंत, एक तरफ लोगों ने मन पूरा नहीं बनाया जी, उम्मीदवारों की लिस्ट आने दो, गहलोत तुझसे बैर नहीं, ऐसी भी कोई नाराजगी नहीं दिखती, बीजेपी का चेहरे का नहीं पता, पर कुल मिलाकर मन भी बनाता दिख रहा है ये वोटर। थोड़ा सा डिकोड कीजिए। हाँ, बिल्कुल संक्षेप में इसका ये सवाल हम लोग ने बहुत समय पहले से डाला था और हमने ये अंदाज लगाया कि लोगों का जो एक कलेक्टिव, जिसे विजडम कहते हैं, उसको जो नापते हैं लोग एक खुद एक्सपर्ट की तरह, तो क्या कहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जिस ओर संजय भाई इशारा कर रहे थे कि करीबन 17-18% ये बीच वाला जो हिस्सा है, इस बीच वाले हिस्से में से 7-8% वोट ऐसा है जिसका झुकाव हमको क्लियरली दिख रहा है कि वो शायद बदलाव की ओर जा रहा है। लेकिन बचा हुआ उतना ही परसेंट अभी इंतजार कर रहा है शायद पूरे टिकट बंटने का। अंत में उम्मीदवार महत्वपूर्ण साबित होंगे इस पूरे चुनाव में। तो ये 28% कह नहीं सकते, ये राजनीति के ऊंट को क्या करवट देंगे, अभी देखना होगा। खेल अभी बाकी है। यशवंत, आपका शुक्रिया। और जो दर्शक हमें लगातार देख रहे हैं, सुझाव भेज रहे हैं, तो बात हो रही है राजस्थान की। लड़ाई दिलचस्प है, अभी क्लियर कुछ ट्रेंड पकड़ में नहीं आ रही है, लेकिन जनता का क्या कहना है? परवेज रिजवी उन्नाव यूपी के हैं, वो कहते हैं युवाओं को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट देना चाहिए, पर ऐसा होता है क्या? मुद्दों में कुछ और बातें भी आ जाती हैं क्या? मुकेश कुलहरी सीकर राजस्थान के, राजस्थान वासी हैं, वो कहते हैं गहलोत से नाराजगी नहीं, ये हमारा ट्रैकर भी कह रहा है, एमएलए से है, ये बात भी हम कह रहे हैं। बीजेपी में भी टिकट को लेकर नाराजगी है, तो अंतरकलह भीतरघात किस पर भारी पड़ेगी? 25 को थोड़ा अंदाजा होगा, 3 को नतीजे आ जाएंगे। आज मेरे साथ जयपुर नगरी से बस इतना ही। नमस्कार।